स्टार्ट। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एनसीईआरटी साइंस की मैं एक एपिसोड आपके बीच में ले चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए। 200-250 सवाल मैंने आपको उस सीरीज के अंदर करवाए थे पहले एपिसोड में, और आपने बहुत प्यार दिया। आपकी डिमांड थी कि सर दूसरी सीरीज लेकर आओ। मैं इस सीरीज को लाने वाला तो बाद में था, पर बिहार पुलिस का एग्जाम 7 तारीख को है, तो उनकी डिमांड थी कि सर नहीं, 7 तारीख से पहले लेकर आओ, तब तो हमको आपके ऊपर विश्वास होगा। तो मैंने कल ही, शायद परसों ही कहा आपसे कि ठीक है, 5 तारीख को शाम को 9 बजे आपकी क्लास होने वाली है। मैं पिछले 6-7 घंटे क्लास ले चुका हूँ, फिर भी आपके सामने खड़ा हुआ हूँ आपकी क्लास के लिए। और जब तक मेरी अंतिम स्लाइड नहीं आएगी तो भी मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। जो भी हमारे टॉपिक्स तो छूट गए थे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ध्वनि, दर्पण, लेंस दोस्तों, प्रकाश, इसके अलावा जो भी और चुंबक चुंबक है, सो ग्रंथि है, या फिर आपके हार्ट है, उन सभी के सवाल मैं आपको यहाँ पर इसके अंदर कराने वाला हूँ। ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। लगभग दोस्तों 90 मिनट क्लास चलने वाली है आपकी। ध्यान से सब पॉइंट को सुनना है। कोई भी सवाल आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण बन सकता है। मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, बिल्कुल मेरे साथ में है मोहिनी, अंशु, आजाद, बिल्कुल नीतीश, नवीन, शिल्पा, सागर, बिल्कुल टिंकू, राधा, सभी का स्वागत है भाई। तुम तो मेरे मांझे, जो तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, हार कैसे मान लूं यार जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना आपके, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या दोस्तों कहते हैं, ठीक है। इसको सही दोस्तों लिखना आपके, इसको लिखिए आप लोग कि बल और विस्थापन जो है, बल और विस्थापन दोस्तों, इसके गुणनफल को क्या बोलते हैं। सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। इसे दोस्तों आपके वर्क कहते हैं, सो कार्य कहते हैं आपके। कार्य, सो कार्य क्या होता है, कार्य सो आपके कार्य बल इंटू विस्थापन, और सो कोस थीटा जो है ये कार्य आपका होता है, ठीक है। तो F इंटू एस इंटू कोस थीटा दोस्तों आपके ये कार्य होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों थीटा दोस्तों 90 डिग्री हो, मतलब दोस्तों बल और विस्थापन दोस्तों लंबवत हो, तो ऐसी कंडीशन में आपके कार्य 0 होगा। एफ एस कोस 90 होगा, और कोस 90 0 होता है, तो एफ एस आपके इंटू 0 बराबर 0 होगा, आपको नोट करना है, ठीक है। और जूल इसका मात्रक होता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन दोस्तों होता है, और जो कार्य होता है उसका मात्रक से क्या होता है, उसका मात्रक जूल दोस्तों होता है। इसी का दोस्तों साथ ही मात्रक आपके अर्ग, सो आपके अर्ग भी इसी का मात्रक होता है, ठीक है। जूल दोस्तों इसी का मात्रक होता है, अर्ग भी दोस्तों इसका मात्रक होता है। आपसे पूछे दोस्तों एसआई पद्धति मात्रक जूल दोस्तों होता है, और आपके सीजीएस पद्धति मात्रक आपके अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर कितना, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये सारे सवाल आपसे कार्य के हिसाब से पूछ सकता है। कार्य और बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य बोलते हैं। कार्य का मात्रक जूल दोस्तों होता है, इसी का मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य करने की क्षमता दोस्तों क्या कहलाती है आपके, अरे कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऊर्जा कहते हैं, या फिर उसको एनर्जी कहते हैं। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं ऊर्जा, या फिर एनर्जी कहते हैं। बाकी दोस्तों इसका मात्रक पूछूं आपसे, कैलोरी दोस्तों इसका मात्रक होता है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। और सो जूल भी दोस्तों, जूल भी आपके इसका मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई समय में किया गया कार्य क्या दोस्तों कहलाता है आपके, इकाई समय में किया गया कार्य है, इसको बोलते हैं पावर। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है, नोट करना, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको दोस्तों बोलते हैं आपके शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, आपको नोट करना है। बाकी दोस्तों मात्रक पूछूं आपसे, वॉट दोस्तों इसका मात्रक होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है आपके, ये होता है आपके वर्क होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों मैंने कहा आपसे कार्य करने की क्षमता एनर्जी होती है, ठीक है। और इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है उसको शक्ति कहते हैं, वॉट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। 1 कैलोरी में से कितने जूल होते हैं,
एक 200 कैलोरी में आपके 4.2 क्या होते हैं, जूल होते हैं। यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। एक कैलोरी पूछूं आपसे कितने सौ जूल होते हैं, आपके 4.2 जूल होते हैं, ध्यान रखिएगा एक कैलोरी में ना। 101 जूल में कितने दोस्तों अर्ग होते हैं, तो 101 जूल में आपके 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो 1 जूल में 10 की पावर 7 दोस्तों अर्ग होते हैं और एक कैलोरी के अंदर 4.2 जूल होते हैं। ये भी आपसे सवाल पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। ऊर्जा और द्रव्यमान दोस्तों, इनमें क्या संबंध है आपके, E बराबर एम सी स्क्वायर। सो E बराबर एम सी स्क्वायर। सो यह दोस्तों एनर्जी और जो मास होता है उसके बीच रिलेशन है, E बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर दोस्तों E क्या है, सो यहां सो E आपके एनर्जी हो गया, M दोस्तों आपके मास मतलब द्रव्यमान दोस्तों आपके, और C पूछूं आपसे प्रकाश की, लिखना प्रकाश की निर्वात में चाल दोस्तों क्या होती है, वो C होती है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। प्रकाश की दोस्तों निर्वात में चाल C होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, या फिर इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोलते हैं। आपको नोट करना है, ठीक है। तो E बराबर mc, तो mc स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला होता है एनर्जी और मास के अंदर संबंध जो है, E बराबर mc स्क्वायर आपको नोट करना है। यह सवाल भी आपसे पूछता है, ठीक है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों पूछो आपसे, ध्वनि पूछे आपसे, ध्वनि दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है, आपके ध्वनि दोस्तों आपके अनुदैर्घ्य तरंग है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके अनुदैर्घ्य तरंग, आपके अनुदैर्घ्य तरंग आपको छापना, सो मतलब दोस्तों आपके लैटिट्यूड, आपके सो लैटिट्यूड क्या है, सो लैटिट्यूड आपके तरंग है, आपको नोट करना है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों साउंड पूछूं आपसे, ध्वनि दोस्तों पूछे आपसे, ध्वनि के दोस्तों आपके ध्वनि के गमन, ध्वनि गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। ध्वनि दोस्तों, ध्वनि जो है आपके वो माध्यम के अंदर ही गमन करता है, यह भी आपको छापना है। सो निर्वात पूछूं आपसे, वैक्यूम पूछे दोस्तों आपसे, वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी होती है, 0 होती है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। ध्वनि वैक्यूम में गति नहीं करती है, ध्वनि दोस्तों आपके माध्यम में गति करती है। बाकी दोस्तों मैंने कहा दोस्तों आपसे, ध्वनि माध्यम में से गति करती है, वैक्यूम में गति नहीं करती है, और ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। कितने डेसिबल से दोस्तों अधिक की ध्वनि को शोर तो मानते हैं, नॉइस मानते हैं, ठीक है। कितने डेसिबल से जो अधिक की ध्वनि को नॉइस मानते हैं, तो 85 से डेसिबल जो है, इससे जो अधिक की ध्वनि होती है उसे हम लोग क्या मानते हैं, नॉइस मानते हैं। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो ध्वनि पूछूं आपसे, इसको दोस्तों नापने के लिए आपसे इसकी तीव्रता नापने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डेसिबल यूज करते हैं, आपको छापना है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता पूछे आपसे, इंटेंसिटी पूछूं आपसे, इसको दोस्तों नापने के लिए किसका यूज करते हैं, डेसिबल का यूज करते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। और 85 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है उसको नॉइज मानते हैं, शोर मानते हैं, ठीक है। ध्वनि की चाल पर तापमान और घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए ध्वनि की चाल पूछूं आपसे, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। इसके ऊपर सवाल पूछ रहा है, सो तापमान से टेम्परेचर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर दोस्तों टेम्परेचर बढ़ गया तो दोस्तों आपके जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर साथियों टेम्परेचर बढ़ गया, तो अगर दोस्तों टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ जाएगी, और अगर दोस्तों टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके उससे दोस्तों उस आपके द्रव का दोस्तों वॉल्यूम बढ़ने वाला है, और अगर दोस्तों वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां से आपके घनत्व जो है कम होने वाला है। मतलब दोस्तों घनत्व और जो आपके जो घनत्व और जो चाल जो है उसका व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा, आपको नोट करना है, ठीक है। कहने वाली सब बात यह है कि यहाँ पर कहने वाली बात यह है, अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, और अगर उसको घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल घटने वाली है। ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर तापमान बढ़ा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, और अगर आपके डेंसिटी से घनत्व बढ़ा तो ध्वनि की चाल कम होने वाली है। ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, दाब पूछूं आपसे, दाब का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ। दाब का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रेशर या दाब का
जो आपके वेलोसिटी ऑफ साउंड है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रीन मफलर। सो आपके ग्रीन मफलर जो है इसका संबंध दोस्तों किस पोल्यूशन से, आपके इसका संबंध दोस्तों किससे, आपके इसका संबंध जो है वो ध्वनि प्रदूषण से है, नॉइज पोल्यूशन से है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो ग्रीन मफलर पूछूं आपसे, नॉइज पोल्यूशन लिखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ग्रीन मफलर नॉइज पोल्यूशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आवेश में प्रवाह आवेश में प्रवाह की दर को क्या दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, नो इफेक्ट रसगुल्ला। ठीक है, सो नो इफेक्ट होगा, मतलब कि दोस्तों कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आवेश में प्रवाह की जो दर जो है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, उसे दोस्तों आपके धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं। आवेश अपॉन समय क्या बोलते हैं, चार्ज अपॉन समय जो है इसको दोस्तों धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों इसका मात्रक पूछूं आपसे, गुलाम दोस्तों गुलाम होता है, यहां सेकंड दोस्तों हो गया है तो ये एम्पियर बन जाता है। तो धारा का जो मात्रक एम्पियर दोस्तों होता है, नोट करना। ठीक है, और गुलाम अपॉन सेकंड सो धारा होती है, आवेश में प्रवाह की जो दर होती है उसको धारा बोलते हैं, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों आपसे यहाँ पर कि आवेश में प्रवाह की जो दर होती है उसको धारा बोलते हैं। बाकी सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, इसका मात्रक एम्पियर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एम्पियर जो है इसका दोस्तों मात्रक होता है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, आवेश का मात्रक पूछूं आपसे, कूलाम दोस्तों होता है, यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो आवेश में प्रवाह की जो दर होती है उसे क्या दोस्तों बोलते हैं, तो आवेश में प्रवाह की जो दर होती है वो उसको धारा बोलते हैं, आई बोलते हैं, एम्पियर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे क्या हुआ रसगुल्ला, क्या हुआ, लाइव चल रहा हूं, तेरे सामने खड़ा हुआ दोस्तों, शकल नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही शकल जो है। अरे दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रसगुल्ला, मेरी बात सुनो, कोई दोस्तों प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा तुम इसका आंसर दे रहे हो क्या, अच्छा तुम एडवांस हो दोस्तों ना, कई लोग तो एडवांस है भाई साहब जो है ना। तो लिखिएगा, आवेश में प्रवाह की दर जो पूछूं आपसे उसको धारा बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके धारा पूछूं आपसे, धारा जो है अदिश राशि है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, धारा जो होती है अदिश राशि है, यह भी आपको नोट करना है। अरे मैं भूल गया कि तुम भाई साहब बहुत होशियार हो गए हो। ठीक है, आई एम सॉरी, है ना। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध रेजिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तार की लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, आर बराबर रो एल दोस्तों अपॉन ए होता है। ठीक है, अगर साथियों लंबाई बढ़ाई तो आपके रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर दोस्तों अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल से बढ़ाया आपके तो रेजिस्टेंस कम होगा, आपको नोट करना है। ठीक है, अगर दोस्तों लंबाई बढ़ाई तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई बढ़ाई तो क्या होगा, आपके रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है अगर इसको दोस्तों आपने बढ़ाया अगर इसको आपने बढ़ाया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको यहां पर नोट करना है। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों आपसे ओम का नियम पूछूं आपसे, वो होता है बी बराबर दोस्तों आई आर जो है, ये होता है ओम का नियम। ठीक है, यहां पर दोस्तों बी पूछूं आपसे, बी दोस्तों आपके वोल्ट होता है, आपके मात्रक वोल्ट आपके, आई फोर दोस्तों एम्पियर होता है, और आर फोर आपके ओम होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर दोस्तों ओम होता है, इसका मात्रक आपको नोट करना है, रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, और V बराबर आई आर भी आपको नोट कर लेना है। बाकी दोस्तों लंबाई बढ़ाने पर आर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और सर लंबाई कम करने पर क्या होगा, आपके लंबाई कम करने पर आर की वैल्यू कम होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, फ्यूज तार अमीटर और वोल्टमीटर किस क्रम में जोड़े गए, आपके टॉपिक दोस्तों लिखा हुआ परिपथ लिखा हुआ है, परिपथ जो है वो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो परिपथ के सवाल ये बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, रेजिस्टेंस, धारा, और इसके अलावा फ्यूज तार, अमीटर, वोल्टमीटर, ये किस क्रम में जोड़े होते हैं। फ्यूज तार, अमीटर और वोल्टमीटर जो है ये किस क्रम में जुड़े होते हैं। देखो, फ्यूज तार पूछूं आपसे, फ्यूज तार दोस्तों आपके और अमीटर जो है ये रसगुल्ला किसमें यह आपके श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, फ्यूज तार अमीटर पूछूं आपसे श्रेणी क्रम में, सीरीज के अंदर होते हैं। ठीक है, और वहीं दोस्तों वोल्टमीटर पूछूं आपसे, ये आपके ये किस में होता है, ये आपके पैरेलल में होता है,
होता है, समानांतर में होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो फ्यूज तार और अमीटर पूछा आपसे श्रेणी क्रम में दोस्तों होते हैं, और वोल्ट मीटर किस में होता है, आपके समानांतर क्रम में होता है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल है। फ्यूज तार और अमीटर पूछूं आपसे श्रेणी क्रम दोस्तों, है ना, और वोल्ट मीटर पूछा आपसे समानांतर क्रम, ये आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए आर बराबर दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस दोस्तों R3 प्लस दोस्तों R4 डैश 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 डैश, ठीक है। और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस दोस्तों 1/R4 डैश डैश डैश, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे यह क्रम से कौन सा है, यह क्रम आपका श्रेणी क्रम है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग समानांतर क्रम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज क्रम, ठीक है। यहां पर दोस्तों तुल्य प्रतिरोध जो होता है आपके, और सबको जोड़ने के बाद में आएगा, ठीक है। और यहां पर दोस्तों समानांतर क्रम पूछूं आपसे, यहां से उल्टा करने पर आपके आता है, ठीक है। एग्जाम्पल दोस्तों मान लीजिए, आपके एग्जाम्पल दोस्तों मान लीजिए, अगर दोस्तों एक प्रतिरोध R1 बराबर 4 ओम है, और R2 बराबर आपके 3 ओम है। सवाल पूछो दोस्तों आपसे श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में आपके R बराबर 4 + 3 होने वाला 7 दोस्तों ओम होने वाला श्रेणी क्रम में, ठीक है। और वही दोस्तों आपके समानांतर क्रम पूछा आपसे 1/R बराबर 1/4 प्लस दोस्तों 1/3 होने वाला 12 3 + 4 तो 12 7/12 होने वाला है, और R बराबर 12/7 होने वाला है, इतना ओम होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम से पूछे आपसे वहां R बराबर R1 + R2 + R3 + R4 और समानांतर क्रम पूछा आपसे 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, वोल्टेज सेल, लकलांसी सेल, सूक्ष्म सेल और सीसा संचायक सेल पूछे आपसे, इसमें कौन सेकेंडरी सेल दोस्तों है। देखो ये आपसे तीनों जो ना, वोल्टेज सेल, लकलांसी सेल और सूक्ष्म सेल पूछो आपसे, इन्हें दोस्तों इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी सेल। दोस्तों क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्राथमिक सेल, आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब दोस्तों जिनको एक बार यूज कर यूज एंड थ्रो जो है वो होते हैं आपके प्राथमिक सेल। घड़ी के जो सेल होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेल, ठीक है। यूज एंड थ्रो होते हैं एक बार यूज कर और फेंक दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल दोस्तों, प्राथमिक सेल बोलते हैं, यूज एंड थ्रो सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। वहीं पर दोस्तों आपके अगर पूछे आपसे सेकेंडरी सेल पूछूं आपसे, वो कौन सा, वो होते हैं आपके कौन, आपके वो होते हैं रसगुल्ला, जिनको दोस्तों हम बार बार रीयूज करते हैं, आपके जिनको दोस्तों हम रिचार्ज करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। और वहीं पर दोस्तों आपके संचायक सेल जो होता है सेकेंडरी सेल होता है, ये आपको नोट करना है। एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछता है आपसे, तो संचायक सेल पूछूं आपसे, वो सेकेंडरी सेल दोस्तों होता है, और सर रीयूज करते हैं इसको, रिचार्ज करते हैं बार बार। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो इसका एग्जाम्पल है, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने कहा प्राइमरी सेल आपके खूब बार एग्जाम पूछता है, प्राइमरी सेल, वोल्टेज सेल, लैक्लांसी सेल और सूक्ष्म सेल जो है प्राइमरी सेल होते हैं, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम करते हैं, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दो, उससे क्या हो जाएगा रसगुल्ला, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दो, जिंदगी भर स्क्रीनशॉट ही लेते रहे ना बेटा, एक सवाल को बार बार करा रहे हो, इसको ब्लॉक कर दो भाई, तू मत देख क्लास, काहे देख रहा है क्लास तू, कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको आराम से देखनी है वो देख लो क्लास, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आप क्लास देखो ही देखो, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा, ना जिसको देखनी है वो देख लो क्लास, बाकी पेपर अपने आप देख लेगा तुमको, तुम क्या चिंता कर रहे हो। तो आराम से जिसको क्लास देखनी है वो चुपचाप बैठ जाए। कमेंट बॉक्स में एक भी फालतू कमेंट आया तो रात को 9:30 बजे उत्कर्ष क्लास से आपका संदेशा आएगा आपको कि आज के बाद आप कमेंट नहीं कर पाओगे ना, इसलिए चुपचाप बैठ करके क्लास देखनी है, ठीक है। तो मैं पागल नहीं हूं जो रात को 9:30 बजे खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैंने कुछ लिया नहीं है रसगुल्ला तेरा, है ना, इसलिए क्लास देखनी आराम से देख, नहीं देखनी तो कहीं और कुछ भी देख ले, बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट के अंदर, यहाँ डिस्टरबेंस बिल्कुल मत कर, कोई भी करे सीधा ब्लॉक मार देना आपकी बात। देखिए चुंबक के समान ध्रुवों में आपके प्रतिकर्षण होता है या फिर आकर्षण होता है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। चुंबक के समान ध्रुवों में आपके प्रतिकर्षण से आकर्षण पूछूं आपसे। देखिए दोस्तों यहां दोस्तों आपके पूछे आपसे
ये तो दो चुंबक, तो यहाँ पर दो चुंबक है आपके, चुंबक टॉपिक आपके लिखा हुआ है सिलेबस में, ठीक है। यहाँ दोस्तों एन, दोस्तों यहाँ पर एन एस तो मान लीजिए, यहाँ दोस्तों एस, यहाँ पर एन मान लीजिए, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे सो समान ध्रुवों में, समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है सो। अरे मेल मेल पूछूं आपसे, मेल में दोस्तों रिपल्सन होगा, दूर दूर भागेंगे, ठीक है। और वही दोस्तों आपके फीमेल फीमेल पूछूं आपसे, फीमेल मेल पूछे आपसे, यहां दोस्तों अट्रैक्शन होगा, पास पास आएंगे, आपको नोट करना है, ठीक है। समान ध्रुवों में पूछूं दोस्तों आपसे, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। और असमान ध्रुवों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों यहां पर सवाल दोस्तों आगे लिखा हुआ है, हम दोस्तों उसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल दोस्तों आगे लिखा हुआ, देखिएगा यहाँ पर सवाल जो है, चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर गति करती है, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछ रहा है आपसे, चुंबकीय बल रेखा जो है सो चुंबक के अंदर किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर गति करती है, सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यह दोस्तों चुंबक हो गया आपके सामने, यहाँ पर दोस्तों मैग्नेट आपके सामने यहाँ पर हो गया, ठीक है। सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि दोस्तों चुंबक के दोस्तों अंदर पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों नॉर्थ मान लीजिए, यहाँ साउथ मान लीजिए, कहीं भी कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। चुंबक के दोस्तों अंदर पूछूं आपसे, वो साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। चुंबक के दोस्तों अंदर पूछे आपसे, वो साउथ से नॉर्थ होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो चुंबक के दोस्तों अंदर पूछे आपसे, वो साउथ से दोस्तों नॉर्थ होता है, और चुंबक के दोस्तों बाहर पूछूं आपसे, वो नॉर्थ टू साउथ होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चुंबक के बाहर पूछे आपसे, चुंबक के सो बाहर पूछूं आपसे, वो नॉर्थ टू साउथ होता है, ठीक है। चुंबक के बाहर सो नॉर्थ टू साउथ होता है, और वही चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है, आपको ध्यान रखना है। बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होता है, और चुंबक के अंदर पूछूं आपसे, साउथ से नॉर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। चुंबक के अंदर साउथ से दोस्तों नॉर्थ होता है, और चुंबक के दोस्तों बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है, ठीक है। अरे दोस्तों आप घर के दोस्तों बाहर नशा करते हो, या तो घर के दोस्तों अंदर करते हो नशा, घर के बाहर करते हो रसगुल्ला। तो अगर पूछूं आपसे, नशा पूछे आपसे कहां करोगे, नशा दोस्तों घर के बाहर करोगे, ठीक है। नशा घर के दोस्तों बाहर करोगे, ठीक है। चुंबक के बाहर पूछूं आपसे, नॉर्थ से साउथ होगा, ठीक है। ऐसे याद कर लो आप दोस्तों, चुंबक के बाहर पूछे आपसे, नॉर्थ टू साउथ होगा, नशा याद कर लीजिए आप, तो इससे आपको याद रहेगा। बाकी दोस्तों दूसरा वाला अंदर होने वाला, ये भी याद कर लो, बड़ा आसान खेल है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली किसकी दिशा बताती है, ठीक है। देखिए यहां दोस्तों पूछूं आपसे, अंगूठा दोस्तों, अंगूठा आपके मध्यमा और तर्जनी से ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अंगूठा, अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी। अगर आपसे सवाल पूछूं कि तीनों की दिशा पूछे आपसे, तो अंगूठा पूछूं आपसे, ये तो किसके आपके, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है वो अंगूठा बताएगा, आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके मध्यमा पूछूं आपसे, मध्यमा पूछे दोस्तों आपसे, मध्यमा किसकी दोस्तों, तीनों बतानी है ना। अंगूठा दोस्तों आप अंगूठा पूछूं आपसे, और फोर्स जो है आपके जो फोर्स हुआ है आपके, उसकी दिशा आपके अंगूठा बताने वाला। ध्यान ना, अंगूठा वाला सवाल एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है। फोर्स की दिशा अंगूठा बताएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तर्जनी पूछूं आपसे, तर्जनी पूछे आपसे, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल जो है इसकी दिशा पूछूं आपसे, क्षेत्र की दिशा जो है वो आपके तर्जनी बताने वाला, आपको नोट करना है। और मध्यमा पूछूं आपसे, विद्युत धारा की दिशा जो है वो मध्यमा बताएगा, ये आपको छापना है। करंट की दिशा कौन बताने वाला है, वो मध्यमा बताने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल भी आपसे एग्जाम वाला पूछ लेता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों इसका ऐसा ही मात्रक पूछूं आपसे, बेवर दोस्तों, कौन सा बेवर होता है आपके। और वहीं सीजीएस पूछूं आपसे, वो मैक्सवेल, मैक्सवेल है, नोट करना। बेवर पूछे आपसे, ऐसा ही मात्र बेवर होगा आपके, और सीजीएस पूछूं आपसे, मैक्सवेल होगा, आपको नोट करना है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों इसका एसआई मात्रक बेवर होता है, और जो सीजीएस मात्रक होगा कौन होगा, मैक्सवेल होने वाला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेविंग दर्पण दोस्तों आपके दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं, आपके छोटे को बड़ा दिखाना, ठीक है। छोटे को बड़ा पूछूं आपसे, किस कौन सा आपके छोटे को बड़ा पूछे आपसे, वो आपके अवतल दर्पण जो है उसका यूज करते हैं, ठीक है। छोटे को बड़ा पूछे आपसे,
कॉनकेव दर्पण जो है, कॉनकेव मिरर जो है, इसका यूज करेंगे छोटे को बड़ा दिखाने के लिए। सो छोटे को बड़ा दिखाने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते। ध्यान रखना, एग्जाम वाला सवाल पूछेगा, छोटे को बड़ा दिखाने के लिए कॉनकेव मिरर होता है। सेविंग दर्पण पूछे आपसे, या तो आपके डेंटिस्ट पूछूं आपसे, छोटे को बड़ा दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वक्रता सो त्रिज्या आपके आर रेडियस और फोकस दूरी में संबंध से क्या होता है? आर बराबर 2f होता है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो आर बराबर 2f होगा, ध्यान रखना, एग्जाम वाला सवाल पूछ सकता है आपसे। आर बराबर 2f आपको नोट करना है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आर बराबर 2f होता है। शेख हसीना क्या हुआ? अरे तू क्या करेगा शेख हसीना का रसगुल्ला? तू चुपचाप पढ़ ले रे। शेख हसीना क्या हुआ? कल सुबह 6 बजे बताऊंगा शेख हसीना कहाँ गई है ना। भारत दोस्तों आई है, भारत से उड़ गई है रसगुल्ला, और वो दोस्तों निकल चुके कहां से? वो निकल चुकी है आपके लंदन की ओर, ठीक है। तो चुपचाप पढ़ ले, तेरा क्या होगा तू ये सोच, ठीक है। शेख हसीना अपने आप चेक कर लेगी उसका क्या होगा ना। अपवर्तन के दौरान जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, अब तू इसका सवाल बता, अपवर्तन के दौरान जब प्रकाश की किरण आपके सघन माध्यम से, डेंस आपकी मीडियम से और आपके विरल माध्यम में आपके प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी या तो दूर हटेगी? सवाल आपसे यहां पर ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों प्रकाश की किरण पूछे आपसे, अगर दोस्तों प्रकाश की किरण जो आपके सघन दोस्तों माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है, तो सवाल से यहां पर यह पूछ रहा है दोस्तों आपके, वो अभिलंब से दूर हटेगी या दोस्तों उसकी ओर झुकेगी? सवाल आपसे यहां पर यह पूछ रहा है। तो दोस्तों आपसे वो दोस्तों आपके अभिलंब दोस्तों उससे दूर हटने वाली है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो अभिलंब से दूर हटेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों उल्टा हो गया तो आपके अभिलंब की ओर झुकेगी, ये आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों विरल से आपके सघन की ओर जाएगी, तो दोस्तों यहां दोस्तों आपके अभिलंब की ओर झुकेगी, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो अगर सवाल पूछूं आपसे, सवाल से क्या आपके सवाल पूछ रहा है, सघन से विरल में जाएगी तो आपके अभिलंब से दूर हटने वाली है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मल से आपके दूर हटेगी, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर पूछूं आपसे, ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? ये दोस्तों आपके TIR सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। T फॉर टोटल दोस्तों ना, I फॉर इंटरनल और R फॉर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो, हीरे का चमकना पूछे सो, हीरे का चमकना दोस्तों इसी का एग्जांपल है, ठीक है। वही दोस्तों लिखना आपसे, वही पूछूं आपसे ऑप्टिकल फाइबर, इसका दोस्तों एग्जांपल, ठीक है। मरीचिका से पूछूं आपसे, रेगिस्तान में पानी का एहसास होना, मरीचिका पूछे आपसे, इसी का एग्जांपल, ठीक है। तो हीरे का चमकना मरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो TIR के एग्जांपल, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम वाला पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा ना। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? लिख लो, एग्जाम में आएगा, ठीक है। सर्वाधिक वेवलेंथ पूछे आपसे, किसका दोस्तों होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बिवग्योर, यहां से लिखिए आपके बिवग्योर, ठीक है। बिवग्योर ऐसे लिख दीजिए आप अगर सवाल पूछूं आपसे, न्यूनतम विचलन पूछे आपसे, न्यूनतम विचलन जो है किसका होता है? वो रेड का होता है, ठीक है। अधिकतम विचलन पूछूं आपसे, वो बैंगनी का होता है, ठीक है। अधिकतम विचलन पूछे आपसे, बैंगनी का होता है, ठीक है। न्यूनतम विचलन रेड है दोस्तों ना, अधिकतम विचलन आपके बैंगनी, ठीक है। अगर पूछूं आपसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य पूछे आपसे, वो किसकी होती है? वो आपके रेड की होती है, ठीक है। और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पूछे आपसे, वो किसकी होती है? आपके वो होती है वॉयलेट की, आपको नोट करना, बैंगनी की होती है, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे, अधिकतम विचलन आपके वो बैंगनी के अंदर, ठीक है। न्यूनतम वेवलेंथ पूछूं आपसे, उसको बैंगनी के अंदर, अधिकतम वेवलेंथ पूछूं आपसे तो रेड के अंदर ना। बाकी आपके न्यूनतम विचलन पूछे आपसे, वो रेड के अंदर, आपको नोट करना है। इसीलिए दोस्तों आपके इमरजेंसी सिग्नल पूछूं आपसे, किसके से बने होते हैं? इमरजेंसी सिग्नल तो किसके बने होते हैं? आपके रेड के बने होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका प्रकीर्णन कम से कम होता है, इसलिए स्कैटरिंग कम से कम होती है इसकी, और इसका वेवलेंथ अधिकतम होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए यहां सवाल पूछ रहा है, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? सो रेड की होती है, ये आपको नोट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेड की होती है ना। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में से कौन से लेंस का यूज करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके दूर
दृष्टि दोष पूछूं आपसे और सो निकट दृष्टि दोष पूछे आपसे, इन दोनों में लेंस कौन सा यूज होने वाला है, ठीक है। एक दोस्तों लेंस कौन सा, सो एक लेंस आपका सो उत्तल हो गया, सो एक लेंस आपका अवतल हो गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। बड़े वाले को दोस्तों बड़े वाले से मिला दो, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपके दो, दोस्तों यहाँ पर दो हैं आपके वर्ड, यहाँ पर एक दो तीन, तीन दोस्तों वर्ड है ना। यहाँ पूछूं आपसे एक दो तीन दोस्तों, यहाँ पर एक दो तीन चार, चार सौ वर्ड है ना। यहाँ एक दो तीन चार पाँच छह, छह आपके लेटर हैं। यहाँ एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात लेटर है। सवाल से पूछूं आप, सवाल से ये कह रहा है सो बड़े वाड़े को सो बड़े वाड़े से मिला दो आपके, सो तीन को चार से मिला दो है ना सो, और दो को तीन से मिला दो, ठीक है। छोटे वाले को छोटे वाले से आपके और बड़े वाले को बड़े वाले से काम हो गया आपका, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, अब दूर दृष्टि दोष पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों उत्तल लेंस काम आने वाला है, कॉन्वेक्स लेंस काम आने वाला है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष पूछे आपसे, यहाँ साथियों अवतल लेंस काम आने वाला, सो कॉनकेव लेंस काम आने वाला है। जो लेंस आपको दिखाई दे रहा है सो वो कौन सा लेंस आपके, वो कॉनकेव लेंस है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सवाल से पूछ रहा है आपसे दूर दृष्टि दोष पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपकी उत्तर लेंस बुढ़ापे में ये लेंस काम आता है, ठीक है। और सो जवानी में पूछूं, जवानी में पूछे आपसे सो बच्चों का कौन सा लेंस होता है, बच्चों का आपकी ये वाला लेंस होता है अवतल लेंस, आपको कॉनकेव लेंस होता है, आपको नोट करना है, ठीक। कॉनकेव लेंस होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अवतल लेंस और उत्तल लेंस की तो फोकस दूरी कैसी होती है, ठीक है। देखिए जो दोस्तों लेंस मेरे लगा हुआ सो वो आपके, सो वो क्या है आपके, वो दोस्तों माइनस आपके दो का है, ठीक है। सो माइनस दो का है, ठीक है। तो अवतल लेंस पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों नेगेटिव होती है आपके, और सो उत्तल लेंस पूछा आपसे, इसकी पॉजिटिव होती है, आपको नोट करना है। सो बुढ़ापे में लेंस आपके ये वाला लगता है, ठीक है। सो जवानी में लेंस ये वाला लगता है ना, तो अवतल लेंस जवानी में लगता है, और सो नेगेटिव आपकी ये होता है, इसकी पावर नेगेटिव होती है, आपको रखना है -2 -3 दोस्तों ऐसे होती है ना। और सो उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है, पास की वस्तु देखने के लिए इसका यूज करते हैं सो, और दूर की वस्तु देखने के लिए किसका करते हैं, अवतल का करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए लेंस की क्षमता दोस्तों, इसका मात्रक पूछूं आपसे, वो रसगुल्ला का आपके, वो लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा आपसे, सो डायोप्टर इसका मात्रक होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके लेंस की क्षमता तो पी, सो पी बराबर 1/f होता है, ये भी आपको छापना है। सो अगर दोस्तों f मीटर में है तो आपके सो पी क्या हो, सो पी आपके डायोप्टर में होगा, नोट करना है, ठीक है। अगर सो फोकस लेंस आपके मीटर में है तो क्या होगा, क्षमता डायोप्टर में होने वाली है, ये इसका मात्रक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव वाला सिस्टम आपके वही क्षमता होती है ना। पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी शब्द जो है किसने दिया, ठीक है। सो इकोसिस्टम वर्ड पूछूं आपसे, इसको तो देने वाले कौन, सो इकोसिस्टम वर्ड देने वाले कौन, टेंसले, कौन, टेंसले साहब ने इकोसिस्टम वर्ड दिया है, ठीक है। और वहीं दोस्तों इकोलॉजी वर्ड पूछूं आपसे, इसको देने वाले कौन सा आपके अर्नेस्ट हैकल जो है वो इकोलॉजी वर्ड देने वाले, आपको नोट करना है, ठीक है। चाहूं तो दोस्तों मैं आपको यहां पर एक सवाल के अंदर 50 मिनट खराब कर दूं आपकी, चाहूं तो दोस्तों मैं ना, पर मैं चाहता हूं कि 50 मिनट में आपको रिवाइज करवा दूं, जिससे आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपका ठीक हो जाए रसगुल्ला, बस इतना चाह रहा हूं, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में पोस्टमार्टम करके 5 सवाल बना दूं और टाइम खराब करूं आपका, पर दोस्तों अभी टाइम की कीमत ज्यादा है, मुझसे अधिक कीमत टाइम की, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा हूं। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं फालतू के, फिर भी मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कंटेंट मिल जाए, आपका पेपर पास हो जाए, उसके बाद दोस्तों आप रसगुल्ला खिलाने आओ, ठीक है। तो लिखिए इकोसिस्टम वर्ड टेंसले और इकोलॉजी वर्ड पूछूं आपसे हैकल, ठीक है। आगे देखिएगा जैव विविधता दिवस दोस्तों कब मनाते हैं आपके, अरे बायोडाइवर्सिटी डे पूछूं आपसे, 22 मई को बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी डे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। जैव विविधता दिवस पूछूं आपसे 22 मई को बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही दोस्तों आपके ओजोन संरक्षण दिवस पूछूं आपसे 16 सितंबर को बनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16 सितंबर को बनाते हैं, ध्यान रखिए ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस दोस्तों पूछूं आपसे कब आपके, अरे जल दिवस पूछे आपसे, विश्व जल दिवस आप कब बनाते हैं, आपके 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाते हैं, ठीक है। और 22 अप्रैल लिखना, 22 अप्रैल को आपके
पृथ्वी दिवस बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? 2002 छात्र आपके 2002 का वर्ष का कौन सा है? ये आपके जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है 2002 का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? आपके 2n² हो सकती है, ये भी आपको छापना है। KLM पूछूं आपसे, यहाँ n बराबर से 1 होता है आपके, मतलब आपके 2 होती है आपसे, यहाँ से n बराबर से 2 होता है, मतलब आपके 2 दूनी 4 8 होता है आपके, और यहाँ से n बराबर 3 होता है, मतलब आपके 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 होगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। 2n² मैक्सिमम हो सकती है ना। किस रसायन का उपयोग फलों के परिरक्षण में होता है आपके? तो फलों के परिरक्षण में पूछूं आपसे, किस रसायन का यूज होता है आपके? एथिलीन। एथिलीन जो है इसका यूज करते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों सोडियम बेंजोएट पूछूं आपसे, सोडियम बेंजोएट जो है इसका भी यूज करते हैं, आपको छापना है। सोडियम बेंजोएट जो है इसका भी यूज करते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। एथिलीन पूछूं आपसे, फलों को पकाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। सवाल पूछे आपसे फलों के परिरक्षण में, पूछूं आपसे सोडियम बेंजोएट, ठीक है। फलों को पकाने में पूछा आपसे, वो एथिलीन होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दहन दोस्तों दहन पूछूं आपसे, दहन पूछा आपसे, जो दोस्तों वापस बन जाए वो आपके कौन सी होती है? पानी से बर्फ, बर्फ से पानी आपके फिजिकल होती है, ठीक है। पानी से बर्फ, बर्फ से पानी फिजिकल, ठीक है। और जो वापस ना दोस्तों बने आपके, वो होता है आपके केमिकल, ठीक है। दहन दोस्तों केमिकल होता है। लकड़ी का जलना, लकड़ी जल के आपके कोयला बन गया, वापस लकड़ी नहीं बनेगा, केमिकल चेंज होगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। जो दोस्तों जल गया आपके वापस कैसे बनेगा रसगुल्ला ना, जो जल गया वो जल गया, आपके केमिकल चेंज होगा, दहन केमिकल होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, वो तो आप जानते हो, ठीक है। अम्ल राज्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होता है? ठीक है, HCl अनुपात HNO3। ठीक है, सवाल पूछा तो कौन सा अनुपात में होता है? HCl तो 3:1 में होता है। ठीक है, तो HCl और HNO3 का अनुपात पूछूं आपसे 3:1 होता है, आपको नोट करना है अम्ल राज्य के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछे आपसे 3 अनुपात में और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का दोस्तों आगे की ओर झुकना, न्यूटन का कौन सा नियम ये आपके लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। इसी को दोस्तों इसी क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रसगुल्ला क्या, जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर इसी को हम जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। ये आपको छापना है। मतलब दोस्तों कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक दोस्तों उसके ऊपर कोई बल ना लगाया जाए, वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम होता है, आपको नोट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नियम आपको ये न्यूटन का फर्स्ट नियम होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम होता है, ये आपको छापना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एम्पियर कैंडेला वोट पूछूं आपसे, एम्पियर पूछूं आपसे धारा जो है करंट की इकाई एम्पियर होती है। कैंडला पूछूं आपसे ज्योति तीव्रता जो है इसकी इकाई क्या होती है? कैंडला होती है। और वॉट पावर की होती है, आप जानते हो। ठीक है, शक्ति की पावर होती है, वॉट पावर की होती है, और तीव्रता की आपके कैंडला होती है, और धारा की क्या होती है? एम्पियर होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना और रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम से? इसको दोस्तों बोलते हैं आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स का, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, या फिर दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोलते हैं, या फिर दोस्तों इसी क्या बोलते हैं, या फिर साथियों इसको संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये भी आपको छापना है। ठीक है, इसी को दोस्तों आपके संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं, ये भी आपको छापना है। ठीक है, इसी को दोस्तों आपके न्यूटन का थर्ड नियम कहते हैं। ये चारों नाम आपको ध्यान रखने एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, थर्ड नियम, एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया बल आपके, और संवेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ये चारों ही एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी सवाल से पूछूं आपसे संवेग संरक्षण सिद्धांत कौन सा आपके, वो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है वही आपके ये वाला सिद्धांत है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को दोस्तों बोलते हैं संवेग। आपके P बराबर से mb इसका फॉर्मूला होता है, m फॉर मास और v फॉर आपके वेलोसिटी। ठीक है, v फॉर वेग होता है और p फॉर मास होता है, और आपके p फॉर आपके संवेग होता है। ठीक है,
P बराबर MB, M4 मास, B4 वेग और P बराबर संवेग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कपड़ा सुखाने की मशीन दूध से मक्खन निकालने की मशीन से कौन सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल जो है इस सिद्धांत पर काम करती है, आपको छापना है। सो कपड़ा सुखाने की मशीन आपके और दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है अपकेंद्रीय सिद्धांत पे काम करती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला उपकरण कौन सा है? ठीक है, अरे जो दोस्तों आप सुन रहे हो वही दोस्तों उपकरण आपके विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला पूछूं आपसे, अरे लाउड स्पीकर जो है वो करता है, आपको नोट करना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे जो आपसे लाउड स्पीकर छापना जो आपके लगा हुआ है कान के अंदर, जो आपके मोबाइल का स्पीकर आपके, उसी को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला स्पीकर, वो आपके लाउड स्पीकर हो गया। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला मैकेनिकल एनर्जी को आपके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाला कौन सा वो होता है? जनरेटर होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपकी शादी और लाइट चली जाए तो आपके बाहर दोस्तों एक ऐसे चलाते हैं ना, आपको उसको ऐसे चलाते हैं रसगुल्ला ना, वो जनरेटर होता है, नोट करना। आपके मैकेनिकल दोस्तों एनर्जी को घुमाकर चलाते हैं उसको दोस्तों, और चलाने के बाद उससे लाइट आती है, तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? आपके विद्युत में कन्वर्ट होती है, इसको जनरेटर बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग पूछूं आपसे, ये कितना होता है आपके? ये आपके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। मतलब दोस्तों अगर दोस्तों मैं आपको जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकता हूं, और अगर दोस्तों आप वापस नहीं आते हो तो इसको बोलते हैं पलायन वेग, इसको बोलते हैं एस्कोप वेलोसिटी। ठीक है, मतलब दोस्तों कोई वस्तु अगर आपके पलायन वेग से फेंकी जाए तो वो आपके पृथ्वी का जो आपके गुरुत्वाकर्षण है उससे बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है ये इसकी वैल्यू होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है ना। लालटेन या लैंप की बत्ती दोस्तों उसमें तेल का ऊपर चढ़ना किसका एग्जांपल है? कैपिलरी सिस्टम का एग्जांपल, केशिकात्व जो है इसका एग्जांपल आपको ध्यान है। ठीक है, तो कैपिलरी सिस्टम या केशिकात्व का एग्जांपल है लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। ठीक है, पानी में तेल छिड़कने पर दोस्तों उसका सरफेस टेंशन कम होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पानी में आपके तेल पानी में दोस्तों अगर आप कोई भी अशुद्धि मिलाते हो तो उससे दोस्तों उसका जो आपके सरफेस टेंशन है वो कम होता है। ठीक है, तेल मिलाओ दोस्तों, तेल मिलाओ, या फिर दोस्तों आपके साबुन मिलाओ दोस्तों आपके, या फिर दोस्तों उसमें गर्म पानी मिला दो दोस्तों आपके, या फिर साथ ही उसमें आपके अपमार्जक मिला दो, कुछ भी दोस्तों मिलाओ उसके अंदर, अपमार्जक मिला दो, कुछ भी मिलाओ, उससे उसका सरफेस टेंशन कम होने वाला है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अगर दोस्तों पानी में अशुद्धि मिलाओगे तो क्या होगा? सरफेस टेंशन कम होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप अशुद्धि में आपके तेल मिलाओ, साबुन मिलाओ, गर्म पानी मिला दो उसमें, या फिर अपमार्जक मिला दो, कुछ भी मिला दो, ये कम होने वाला है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, सरफेस टेंशन कम होगा, ध्यान रखिए ना। अपश्रव्य तरंग, श्रव्य और पराश्रव्य तरंग पूछूं आपसे, इनमें दोस्तों अंतर क्या आपके? अगर दोस्तों आपके रेंज पूछे आपसे, अगर दोस्तों रेंज आपके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रेंज आपके, तो इसको बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं आपके इसको बोलते हैं आपके ऑडिबल रेंज बोलते हैं, ऑडिबल रेंज बोलते हैं, जिसको दोस्तों हम सुन सकते हैं आपके, उसको बोलते हैं श्रव्य तरंग कहते हैं, आपको नोट करना है। ठीक है, ऑडिबल रेंज बोलते हैं इसको, 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होती है उसको ऑडिबल कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इससे कम हो गया तो इसका बोलेंगे, इसको रसगुल्ला बोलते हैं इंफ्रारेड का, इसको बोलते हैं आपके इंफ्रा बोलते हैं इसको बोलते हैं आपके अपश्रव्य कहते हैं सर, इसको अपश्रव्य बोलते हैं, इंफ्रासोनिक कहते हैं, आपको नोट करना है। ठीक है, और अगर दोस्तों इससे अधिक हो गया तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पराश्रव्य तरंग बोलते हैं, या फिर दोस्तों इसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक या फिर पराश्रव्य तरंग आपको नोट करना है। ठीक है, ऑडिबल दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच दोस्तों ऑडिबल होता है, इससे कम दोस्तों इंफ्रासोनिक आपके अपश्रव्य होता है, और इससे अधिक क्या होता है आपके? पराश्रव्य होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों रेंज की बात मैंने आपको बता दी, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिए दोस्तों, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, मैंने कहा ध्वनि के गति के लिए आपको मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, बिना मीडियम के ध्वनि गति नहीं करती है, और वैक्यूम में ध्वनि की चाल 0 होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैक्यूम में
ध्वनि की चाल 0 होती है, आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों मैंने कहा आपसे ध्वनि के लिए मीडियम चाहिए होता है, ये आपको नोट करना, माध्यम चाहिए होता है ना। आवर्त सारणी, चमगादड़ पूछूं आपसे, अभी दोस्तों आगे सवाल दोस्तों आने वाला है, फिर दोस्तों लिख लीजिए आपके सो। चमगादड़ पूछे आपसे, फ्लाइंग फॉक्स पूछो आपसे, फ्लाइंग फॉक्स जो है फ्लाइंग फॉक्स के अंदर पूछे आपसे कौन सी रेंज होती है आपकी, उसके अंदर अल्ट्रासोनिक रेंज होती है फ्लाइंग फॉक्स के अंदर, ये आपको नोट करना है। ठीक है, देखिए आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त की संख्या और वर्ग की संख्या से कितनी है, आवर्त 207 होते हैं और वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। वर्तमान आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं। ठीक है, जहां दोस्तों आपके मोजले साहब ने आपके आवर्त सारणी दी है उसकी बात कर रहा हूं, जहां पर आवर्त 7 है, वर्ग आपके 18 है, और कुल दोस्तों एलिमेंट कितने, कुल एलिमेंट आपके 118 हैं, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, कुल एलिमेंट 118 है, बाकी मैंने कहा आवर्त 7 है, वर्ग 18 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछूं आपसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो किस में दोस्तों आपके वो होता है, अमाशय के अंदर होता है, आपको नोट करना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे क्यों दोस्तों, क्यों होता है आपके, क्योंकि दोस्तों प्रोटीन के पाचन का माहौल कौन तैयार करता है, इसका माहौल तैयार करने का काम किसका होता है, वो HCl का होता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों पेट में पूछूं आपसे, बाकी दोस्तों पेप्सिन दोस्तों एंजाइम होता है आपके, जो कि साथियों प्रोटीन के पाचन को करता है, पर मैंने फिर कहा दोस्तों इसके पाचन के लिए माहौल तैयार करने वाला कौन होता है, वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आपको ध्यान, नेफ्रॉन होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, इंसुलिन क्या है दोस्तों ना लिखना, इंसुलिन क्या है बताओ रसगुल्ला, इंसुलिन पूछूं आपसे, वो क्या दोस्तों आपके, वो क्या है रसगुल्ला, वो हार्मोन है। ठीक है, पूछूं आपसे अरे कहां से निकलता आपके, ये दोस्तों कहां से निकलता आपके ये रसगुल्ला, आपके बीटा कोशिका जो है वहां से निकलता है, जो कि दोस्तों अग्नाशय जो ग्रंथि है उसमें पाई जाती है, आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी इसका काम पूछूं आपसे, ब्लड ग्लूकोज जो है इसकी मात्रा कंट्रोल करने का काम किसका होता है, इसका होता है, ये भी आपको छापना, इंसुलिन का काम। ठीक है, बाकी इंसुलिन एक हार्मोन है और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है आपके, अगर इसकी कमी दोस्तों हो जाए तो आपको क्या होगा, तो आपको जो है मधुमेह रोग होने वाला, या फिर दोस्तों आपके डायबिटीज मेलिटस रोग होने वाला, आपको नोट करना है, मधुमेह को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी पूछूं आपसे कौन सा, कैरोलस लीनियस जो है कौन है, कैरोलस लीनियस जो है ये कौन है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, इनका नाम नोट करना है। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस पूछूं आपसे, ये कौन आपके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, इनका नाम भी छापना है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, एंटोमोलॉजी पूछूं आपसे कौन सा, आपके एंटोमोलॉजी पूछा आपसे, ऐसा कीट या फिर इंसेक्ट जो है इसके अध्ययन क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं आपके एंटोमोलॉजी। ठीक है, कीट या फिर जो इंसेक्ट होता है इसकी स्टडी क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्फेग्नोमीटर पूछूं आपसे कौन सा, स्फेग्नोमीटर बीपी ब्लड प्रेशर जो है इसको नापने के लिए कौन आपके स्फेग्नोमेनोमीटर होता है, आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप जानते हो 120/80 आप जानती हो, आप सिस्टोल इतना होता है, डाइस्टोल कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, सिस्टोल 120 और डाइस्टोल 80 होता है, ये आपको छापना है। ठीक है, और बीपी नापने के लिए किसका, स्फेग्नोमेनोमीटर का यूज होता है, आप जानते हो। ठीक है, आगे देखिए, पानी का दोस्तों घनत्व पूछो आप, सर्वाधिक कहां से, पानी का घनत्व मैक्सिमम कहां दोस्तों होता है आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड लेना, इसके ऊपर जो डेंसिटी ऑफ आपके वाटर है वो मैक्सिमम होती, सर्वाधिक होती, ध्यान रखना। ठीक है, श्वेत प्रकाश के दोस्तों स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा आपके, ये दोस्तों प्रिज्म हो गया यहाँ पर आपके, और यहाँ से प्रकाश दोस्तों आता है आपके, तो मैंने कहा दोस्तों आपके सर्वाधिक विचलन पूछूं आपसे किसका दोस्तों होता है, आपके वो होता है बिविग्योर। ठीक है, बिविग्योर का होता है छापना। ठीक है, सर्वाधिक पूछूं आपसे, मैक्सिमम विचलन किसका, तो आपके बैंगनी का होता है, और न्यूनतम किसका होता है, आपके रेड का होता है। ठीक है, सर्वाधिक विचलन मैक्सिमम आपके बैंगनी का होता है और न्यूनतम रेड का होता है। ठीक है, सर्वाधिक पूछा तो बैंगनी सर्वाधिक होगा, नोट करना है। ठीक है, तो बैंगनी सर्वाधिक होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक दंत चिकित्सक दोस्तों आपकी, ये मैं सवाल करा चुका हूं आपको, एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का यूज करता है आपके, वो साथियों दोस्तों मैंने कहा ना, आपके छोटी वस्तु को बड़ा करना हो तो किसका,
अवतल दर्पण का यूज करता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर का यूज करेगा, आपको ध्यान रखना है, इस सवाल को आपको नोट करना है, ठीक है। छोटी को बड़ा करने के लिए कॉनकेव होता है, मैंने अभी कहा आपसे ना। यदि दोस्तों यदि एक ऐनक की लेंस की पावर प्लस 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी दोस्तों होने वाली, ठीक है। P बराबर 1/f होता है आपके, दो बराबर 1/f होगा, F बराबर 1/2 दोस्तों होने वाला है, मतलब दोस्तों 0.5 मीटर जो है वो उसकी फोकस दूरी होने वाली, आपको नोट करना है, ठीक है। तो P बराबर 1/f आपको ऐसे नोट करना है। और अगर आपके P 202 डायोप्टर तो आपके F कितना होगा, 0.5 मीटर होने वाला है। अगर ये डायोप्टर में है तो ये किसमें होगा, मीटर में होगा, ठीक है, नोट करना है। कांच का छटका हुआ भाग चमकना आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR होता है। कांच का दोस्तों चमकना जो है वो TIR, ठीक है। कांच हीरे का चमकना TIR होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसआई पद्धति में समतल कोण दोस्तों इसका मूल मात्रक क्या है, ठीक है, रेडियन होता है। रेडियन, रेडियन पूछूं आपसे, समतल कोण से पूछे आपसे रेडियन होगा, ये आपको छापना है, ठीक है। समतल कोण रेडियन मात्रक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की दोस्तों ऊर्जा किस प्रकार से ऊर्जा आपकी mg है दोस्तों, क्या है, mgh, m फॉर मास, ठीक है। m फॉर तो मास आपके, g फॉर पूछो आपसे, g फॉर तो ग्रेविटी होता है, h फॉर हाइट होता है। ये सवाल से पूछे आपसे, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ये आपको छापना सो। इसको बोलते हैं हिंदी में आपके स्थैतिक ऊर्जा बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके काइनेटिक एनर्जी पूछूं आपसे, वो कितनी होती है, हाफ mv² होती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। सो वही सवाल पूछूं तो आपसे गतिज ऊर्जा पूछे आपसे कितनी होती है, गतिज ऊर्जा जो है वो होती है हाफ mv², आपको नोट करना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पूछूं आपसे mgs दोस्तों ना, काइनेटिक एनर्जी पूछे आपसे हाफ mv²। कभी कभी फॉर्मूला के आधार पर सवाल आपसे पूछ सकता है, इसको तैयार रखना है, ठीक है। 1 जूल से कितने अर्ग आपके 10⁻⁷ दोस्तों अर्ग होते हैं, आपको छापना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहां पर दोस्तों मान लीजिए आपके ये रसगुल्ला सरफेस पूछूं आपसे, यहां सरफेस दोस्तों, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके जी का मान जो होता है वो मैक्सिमम होता है आपके, और वो होता है 9.8 किलोमीटर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्मॉल जी, ठीक है। अगर दोस्तों इसके ऊपर गया मैं आपके, या फिर दोस्तों इसके नीचे गया दोस्तों मैं आपके, दोस्तों जी का मान कम होने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब दोस्तों स्पेस में पूछे आपसे, यहां दोस्तों जी का मान कितना होगा, 0 होगा, ये आप जानते हो, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र में पूछा केंद्र में पूछूं आपसे, यहां भी साथियों जी का मान क्या होगा, 0 होगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो सवाल पूछे आपसे, अगर ऊपर जाऊं तो भी जी का मान घट हो गया आपके, और नीचे आऊं तो भी जी का मान कम होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके जी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जी ऑफ अर्थ जो है वो साथियों वो आपके 6 इंटू जी ऑफ मून के बराबर होता है, ठीक है। इसको दोस्तों जी ऑफ मून दोस्तों आपके 1/6 जी ऑफ ई भी लिख सकते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके मून पर दोस्तों आपके जो मून है आपके, वहां पर साथियों जी का मान आपके वो दोस्तों आपके जो अर्थ पर जी का मान है उसका 1/6 के बराबर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 जी ऑफ ई होगा, ये आपको नोट करना है। एग्जाम में सवाल से पूछ सकता है आपसे, जी ऑफ मून बराबर 1/6 जी ऑफ ई होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब दोस्तों लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो आपके लिफ्ट में स्थित जो प्रिंट का बार जो है कैसा होगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, इसको भी लिख लो रसगुल्ला, सवाल जो पूछ रहा है, सवाल पूछा तो बताना पड़ेगा दोस्तों ना। सवाल दोस्तों पूछ रहा है आपके कि यहां दोस्तों मान लीजिए आपके यह पृथ्वी दोस्तों आपके सामने यहां पर ऐसी है, ठीक है। यहां दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके RE है, ठीक है। विषुवत रेखा पर त्रिज्या है, ठीक है। और ये दोस्तों आपके क्या, ये आपके RP है, ठीक है। मतलब आपके पोल के ऊपर त्रिज्या आपके RP है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, RE दोस्तों अधिक किससे, RP से अधिक होगी, ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों रेडियस अधिक है तो वहां पर दोस्तों आपके फोर्स जो है आपके वो कम होगा दोस्तों, मेरी बात सुनना। अगर दोस्तों रेडियस अधिक है तो वहां पर फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रसगुल्ला F बराबर G m1m2/r² होता है, ठीक है। अगर दोस्तों रेडियस दोस्तों अधिक है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो सवाल पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों फोर्स आपके FP है, और यहां फोर्स
फोर्स आपके सो एफ जी है, एफ दोस्तों ई है, तो लिखना आपके एफ दोस्तों पी जो है वो कम होगा, दोस्तों एफ पी अधिक होगा, एफ ई से आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों रेडियस अधिक है तो वहां पर फोर्स कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रेडियस अधिक है तो वहां दोस्तों आपके वहां पर फोर्स कम होने वाला है, ये आपको छापना है। यहां दोस्तों रेडियस अधिक है तो यहां पर फोर्स कम होगा, यहां से रेडियस कम है तो यहां फोर्स अधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एफ बराबर जी एम M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल तो पूछूं आपसे कि भाई साहब सर्वाधिक आपके सर्वाधिक मजबूत बल पूछे आपसे, वो कौन सा आपके सर्वाधिक मजबूत बल जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे कमजोर बल पूछूं आपसे सबसे कमजोर बल कौन सा है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके क्षयकारी बल पूछूं आपसे वो कौन सा है, यह भी आपको बताना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके संपर्क बल पूछूं आपसे वो कौन सा है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो मैंने लिखे आपके सामने। सर्वाधिक मजबूत बल पूछूं आपसे कौन सा, अरे सर्वाधिक मजबूत बल पूछे आपसे कौन सा है रसगुल्ला, सर्वाधिक मजबूत बल कौन सा आपके, वो है नाभिकीय बल। कौन है, वो है नाभिकीय बल छापना, सर्वाधिक मजबूत बल है। न्यूक्लियर फोर्स इज द आपके सर्वाधिक मजबूत बल आपको नोट करना है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वही सवाल से पूछूं आपसे सबसे कमजोर बल पूछे आपसे कौन सा, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स, आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे कमजोर बल है, यह भी आपको नोट करना है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे कमजोर बल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे मजबूत बल पूछूं आपसे तो नाभिकीय बल होगा, नाभिक के अंदर लगने वाला बल कौन सा है, वो आपके सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल दोस्तों, है ना। सबसे कमजोर पूछूं आपसे कौन सा होता है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कमजोर बल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो क्षयकारी बल पूछूं आपसे कौन सा, आपके मतलब दोस्तों आपके जिसके दोस्तों लगने से रगड़ सो आपके क्षय दोस्तों क्षय होता है, मतलब रगड़ उत्पन्न होती है, वो होता है फ्रिक्शन फोर्स होता है, सो घर्षण बल होता है। और सो इसके लिए आपके संपर्क जरूरी है, आपके संपर्क बल भी कहते हैं इसको, सो फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सो आप दोस्तों लिख पा रहे हो, मैं चल पा रहा हूं, सो अगर सो आप लिखना चलना दोस्तों, लिखना चलना जो है वो इसके कारण संभव हो पा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है आपसे, इसलिए मैंने कहा लगे हाथ नोट कर लो। नाभिकीय बल सबसे मजबूत दोस्तों बल होता है, कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और क्षयकारी बल या फिर संपर्क बल पूछूं आपसे वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। लिखना चलना इसी का एग्जाम्पल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है। ये सवाल दोस्तों हो गया, जब दोस्तों लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो आपके अगर दोस्तों लिफ्ट दोस्तों नीचे की ओर आ रही है तो आपके वहां दोस्तों आपके भार जो है वो कम होगा, ठीक है। अगर दोस्तों लिफ्ट दोस्तों ऊपर की ओर जा रही है तो वहां पर क्या होगा, वहां साथियों भार बढ़ने वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों लिफ्ट की डोरी आपके टूट जाए, दोस्तों आपके लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वहां पर दोस्तों भारहीनता होगी, ठीक है। वहां से भारहीनता होने वाली आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों लिफ्ट नीचे आएगी तो भार कम होगा, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार बढ़ेगा, ठीक है। और अगर डोरी टूट जाएगी तो क्या होगा, आपके भारहीनता होगा, वेट लॉस हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राथमिक रंग पूछो दोस्तों आपसे कौन सा, आपके आरजीबी, कौन सा आरजीबी जो है प्राथमिक रंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बच्चा सवाल पूछ रहा है गुरुजी वेट आपके वेट दोस्तों आपके भार होता है, ठीक है। वेट आपका भार होता है और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी, ठीक है। m इंटू जी फॉर्मूला होता है, m फॉर दोस्तों मास होता है और g फॉर ग्रेविटी होता है, मैंने कहा, ठीक है। अगर दोस्तों आपके एक दोस्तों वस्तु का दोस्तों मास पूछूं आपसे, हमेशा रसगुल्ला एक समान दोस्तों होता है, ठीक है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मास दोस्तों नो चेंज, मास जो है वो चेंज नहीं होता है, चाहे दोस्तों आप पृथ्वी पे हो चाहे चंद्रमा पे हो, मास एक समान होगा, ठीक है। वही दोस्तों आपके जी दोस्तों जो आपके वो चेंज होता है, जी चेंज होगा, ठीक है। अगर दोस्तों पृथ्वी पे होंगे तो जी का मान आपके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। वही तो आपके अगर तो मून पे होंगे तो वहां क्या होगा 1/6 होगा, ठीक है। वहां दोस्तों आपके भार भी कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो वेट बराबर m इंटू जी होता है, और इसका फॉर्मूला m इंटू जी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सो अमीटर को सदैव से पूछो आपसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं, नोट करना, ठीक है। कितना दोस्तों एम्पियर की धारा आ रही है किसी परिपथ के अंदर, वो अमीटर तय करता है, ठीक है। परिपथ की दोस्तों लंबाई पर, परिपथ की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध का, अगर लंबाई से लंबाई कम करूंगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, आप जानते हो, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछो आपसे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कौन से वर्ष का है, 1972 का है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछूं आपसे 1972, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट पूछे आपसे कब का है आपके, वो है 1973, ठीक है। और सो एलिफेंट पूछूं आपसे कब का है आपके, वो है 1992 दोस्तों, है ना। और पूछे आपसे यहाँ पर सो डॉल्फिन वाला पूछू कब का है आपके, ये है 2009 दोस्तों, कब का है 2009, ठीक है। टाइगर वाला 1973 है, एलिफेंट वाला 1992 दोस्तों आपके, और डॉल्फिन वाला पूछू कब का है आपके, वो है 2009, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पानी का पृष्ठ तनाव से मैंने कहा सो अशुद्धि मिलाओगे सरफेस टेंशन कम दोस्तों होगा, ठीक है। अशुद्धि से अशुद्धि मिलाओगे तो क्या होगा, आपके सरफेस टेंशन कम होने वाला है, ये मैंने पहले कहा सो। तेल, साबुन, अपमार्जक, गर्म पानी कुछ भी दोस्तों मिलाओ, आपके सरफेस टेंशन कम होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। 1 नैनोमीटर किस तरह से, 1 नैनोमीटर जो आपके 10 की पावर -9 जो है मीटर के बराबर होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर आपके 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दाब की एसआई इकाई पूछो आपसे, पास्कल लिखना आपके सो, पास्कल जो है दाब की इकाई होती है, अभी आपको छापना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों बैरोमीटर पूछो आपसे, दाब को नापने के लिए बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर की रीडिंग मैंने पिछली क्लास में आपको लिखाई है, उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोस्तों दोनों पैमाने पर बराबर होता है आपके, अरे फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों के बराबर होगा आपके, वो होता है -40 डिग्री, है ना। -40 डिग्री पूछो आपसे, फॉरेनहाइट और सेल्सियस जो है वो बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। -40 डिग्री पूछो आपसे, फॉरेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में ये जो बात जो है डब्बे के अंदर लिख रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। -40 जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे रसगुल्ला पारसेक थोड़ी दोस्तों होता है, पारसेक दोस्तों आपके एक पारसेक पूछूं आपसे, ये आपकी ये डिस्टेंस दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपके पारसेक होता है, ठीक है। पास्कल दोस्तों दाब का होता है, पारसेक दूरी का होता है, ठीक है। चमगादड़ द्वारा सब मैंने पूछा दोस्तों आपसे, अभी तो मैंने कहा सो चमगादड़ पूछो, फ्लाइंग फॉक्स पूछो आपसे, कौन सा आपके अल्ट्रासोनिक साउंड जो है इसको सुनता है, 20,000 हर्ट्ज जो है, इससे प्लस वाला जो है उसको सुनेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना पूछो आपसे, सो अपवर्तन, सुना तारों का टिमटिमाना अपवर्तन होता है, ये आपके रिफ्रैक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन होता है, पानी की बाल्टी में रखी हुई आपके सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, वो भी रिफ्रैक्शन है ना। सो पेंसिल का मुड़ा हुआ सुन दिखाई देना, वो भी रिफ्रैक्शन है, ठीक है, अपवर्तन होता है ना। आगे देखिए, सो मरीचिका तो पूछूं आपसे, सो रेगिस्तान में पानी का तो एहसास होना, वो मरीचिका होता है। TIR सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मैंने आपसे कहा, ठीक है। वाहन चलाने हेतु सो पार्श्व दृश्य देखने के लिए सो दर्पण सो कौन सा आपके, छोटे को तो सो बड़ा करना है तो आपके सो अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। और सो बड़े को छोटा सो करना है तो आपके उत्तल होगा, सो उत्तल पूछूं आपसे, साइड मिरर जो होते हैं हमारे गाड़ी के सो, उनमें जो है आपके कॉन्वेक्स मिरर होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। सो उत्तल मिरर होगा आपके, बड़े को छोटा करने के लिए उत्तल काम करेगा दोस्तों आपके, और छोटे को बड़ा करने के लिए आपके अवतल काम करेगा, आपको नोट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा दोस्तों आपके जो साइड्स ऑफ मिरर होंगे उसमें कौन काम करेगा, आपको उत्तल काम करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। उस युक्ति या डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को तो डीसी में कन्वर्ट करे सो, अरे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला कौन सा, वो होता है रेक्टिफायर, कौन सा, रेक्टिफायर होता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला आपके, इसको बोलते हैं डिस्टकारी बोलते हैं, क्या होता है, डिस्टकारी बोलते हैं या फिर रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, रेक्टिफायर होता है, डिस्टकारी होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अरे दोस्तों इन्वर्टर नहीं होता रसगुल्ला, कैसी बात करते हो दोस्तों आप, अरे तुम यार गजब आदमी हो, ठीक है। तुम्हें दोस्तों पता ही नहीं दोस्तों, आपके ट्रांसफार्मर बोल रहा है कोई, तो फिर बोलेंगे गुरुजी हमको तो आता है ये सवाल, क्यों पढ़ा रहे हो हमको। कोई ट्रांसफार्मर बोल रहा है, कोई जनरेटर बोल रहा है भाई साहब, और भी बता दो कोई नाम दोस्तों जानते हो आप लोग, सो कोई नाम जानते हो तो बता दो आप लोग जो है। फिर कहोगे गुरुजी पेपर में सवाल ठीक नहीं हो पाया, सवाल टफ पूछ लिया, अरे क्या खाक टफ पूछ लिया, एनसीईआरटी में लिख रहा है
टफ पूछ लिया सवाल, कुछ टफ नहीं दोस्तों, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ सवाल है। मतलब तुम्हें दोस्तों पता ही नहीं है कि ट्रांसफार्मर जो है क्या काम करता है, ठीक है। अरे दोस्तों आपके ट्रांसफार्मर पूछूं आपसे तो ये दोस्तों आपके हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लिख लो भैया, लिख लो, जानकार लोग हो ना तुम लोग, लिख लो, ठीक है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कौन करता है, आपके ट्रांसफार्मर करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका दोस्तों ये काम है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला कौन सा, एसी डीसी कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके मोबाइल का जो चार्जर होता है उसमें लगा होता है, ठीक है। जो मोबाइल चार्जर है ना आपका, उसमें लगा होता है, रेक्टिफायर बोलते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले को, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके जनरेटर पूछूं आपसे, अरे दोस्तों इसका काम मैंने कहा अभी दोस्तों, काम है ना दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिकल जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी को इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, वो होता है कौन, आपके जनरेटर होता है, ठीक है। तीनों के काम अलग अलग काम है, पर तीनों का तुम एक ही काम मानते हो कि ये पूछूं चाहे आपसे ये पूछूं चाहे ये पूछूं आपसे, तीनों का काम दोस्तों एक ही होता है आपके अनुसार, तो ना ऐसा नहीं होता है रसगुल्ला, ठीक है। हाई वोल्टेज आपके चेंज करने वाला कौन है, वो ट्रांसफार्मर दोस्तों ना। अगर पूछूं आपसे एनर्जी चेंज करने वाला कौन होगा, जनरेटर, ठीक है। और एसी डीसी कन्वर्ट करने वाला रेक्टिफायर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन जो है निरंतर सृजन पूछूं आपसे किससे दोस्तों आता है, आपके ये नाभिकीय संलयन से होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस दोस्तों हाइड्रोजन आपके हीलियम बनाता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी काम आती है, आपको छापना है, ठीक है। यही दोस्तों एनर्जी पूछूं आपसे, हाइड्रोजन बम जो है वहां पर भी काम आती है, आपको नोट करना है, ठीक है। दोनों का एक ही कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, सिलिकॉन चालक दोस्तों, सिलिकॉन चालक है या अर्धचालक पूछूं आपसे, अरे सिलिकॉन दोस्तों आपके चालक है या फिर दोस्तों आपके अर्धचालक। सिलिकॉन साथियों आपके सिलिकॉन क्या है, वो अर्धचालक है, ठीक है। सिलिकॉन पूछूं आपसे, वो दोस्तों आपके सेमीकंडक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिलिकॉन पूछो तो आपसे, सिलिकॉन दोस्तों आपके अर्धचालक है, आपको ध्यान रखना है ना। मधुमक्खी पालन पूछो आपसे, एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को ध्यान रखना है, ठीक है। किस हार्मोन का प्रयोग फलों को पकाने में आपके, एथिलीन दोस्तों, एथिलीन जो है उसका यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला कौन, विलियम हार्वे, कौन सा, विलियम हार्वे जो है वो इसकी खोज करने वाला, ये आपको छापना है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पूछूं आपसे, विलियम हार्वे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सामान्यतः सिरा पूछूं आपसे, वेंस पूछे आपसे, वेंस में किस प्रकार से रक्त बहता है, देखो सिरा पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों आपके अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब दोस्तों आपके ऑक्सीजन रहित जो रक्त है वो इसमें बहता है, ठीक है। धमनी पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके शुद्ध रक्त बहता है, मतलब साथियों दोस्तों आपके ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो बहता है, ठीक है। पर दोस्तों इसके अपवाद भी है रसगुल्ला, ठीक है। इसका दोस्तों अपवाद पूछूं आपसे, वो कौन सा, वो है आपके फुफ्फुसीय सिरा जो है वो इसका दोस्तों अपवाद है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां तो पूछूं आपसे, वो आपके फुफ्फुसीय धमनी जो है वो इसका अपवाद है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो सिरा में अशुद्ध रक्त दोस्तों आपके, और जो आपका धमनी है उसके अंदर प्योर रक्त बहता है, आपको नोट करना है। पर इसके अपवाद मैंने लिखा दिए, फुफ्फुसीय सिरा और फुफ्फुसीय धमनी जो है वो इसके अपवाद आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इस सवाल का आंसर भी मैंने पढ़ा दिया आपको ना। ईईजी पूछूं आपसे, अरे ईसीजी पूछे आपसे, सी फॉर कार्डियो, ठीक है। सी फॉर कार्डियो आपके मतलब हार्ट के लिए कौन होता है, ईसीजी होता है, ठीक है। और वहीं आपके ईजी पूछूं आपसे, ई फॉर आपके एनसेफिलो, ठीक है। ई फॉर एनसेफिलो होता है, मतलब साथियों आपके ब्रेन जो मस्तिष्क होता है उसके लिए ईईजी होता है, ठीक है। तो मस्तिष्क के लिए पूछूं आपसे ईईजी होता है, और जो आपके हार्ट जो होता है उसके लिए कौन होता है, ईसीजी होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन के क्वेश्चन पिछली बार करा चुका हूं, अरे रसगुल्ला ये अरे वो लगा दो, क्लास लगा दो दोस्तों ना, एक क्लास लगा दो, वो मैं आपको दूसरी क्लास पढ़ा रहा हूं दोस्तों ना, इससे पहले एक क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको ना, तो वो सवाल वापस थोड़ी पढ़ाऊंगा रसगुल्ला मैं आपको ना, वो मैं पढ़ा चुका हूं, वहां चेक करो दोस्तों जाकर के आपके विटामिन, मैंने 11 चैप्टर पढ़ा है वहां पर ना, 11 चैप्टर में आपको वहां पढ़ा चुका हूं, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है।
तो वहां चेक करो एक बार जाकर, है ना, ऊपर लिंक लगा दो पहली क्लास वाला, ठीक है। तो ईसीजी आपके सो कार्डियो हार्ट के लिए होता है, और ईजी किसके लिए होता है, एनसेफेलो ब्रेन या फिर मस्तिष्क के लिए होता है, ठीक है। शरीर का संतुलन दोस्तों बनाने में मस्तिष्क के कौन से भाग का प्रयोग दोस्तों होता है, ठीक है। यहां दोस्तों आपके सेरिबेलम पूछूं आपसे, इसका दोस्तों यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेरिबेलम जो है यहां दोस्तों यूज करते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों मेमोरी पूछूं आपसे, सो मेमोरी से पूछे आपसे, इसमें साथियों कौन सा, इसमें साथियों आपके सेरिब्रम का यूज करता है, ठीक है। अरे जो तुम्हारी दोस्तों भर चुकी है वो कौन है, सेरिब्रम, ठीक है। जो तुम्हारी भर चुकी है वो सेरिब्रम है आपसो, मेमोरी के लिए सेरिब्रम होता है आपके सो, और आपके बैलेंस के लिए आपके सेरिबेलम होता है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है। लिखना, ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट कौन सा होता है, वो सेरिब्रम होता है, ठीक है। तो ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट सेरिब्रम होता है, बाकी बैलेंसिंग के लिए सेरिबेलम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए सो, जांग की हड्डी क्या बोलते हैं रसगुल्ला, ना। सो जांग की दोस्तों हड्डी पूछूं आपसे, इसे फीमर, फीमर बोलते हैं, ठीक है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, सबसे लंबी हड्डी जांग की हड्डी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कान की दोस्तों हड्डी पूछूं आपसे, इसे साथियों स्टेपिज बोलते हैं सो, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान की हड्डी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो वही पूछूं आपसे, जबड़े की हड्डी पूछे आपसे, जबड़े की हड्डी पूछूं आपसे, सो कंधे की हड्डी पूछे आपसे क्या होती है, ये आपको छापना है, ठीक है। जबड़े की दोस्तों हड्डी क्या होती है, वो मैंडिबल होती है, कौन सा, मैंडिबल होती है जबड़े की हड्डी, ठीक है। सो कंधे की पूछूं आपसे, इसके फुला कंधे की होती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। जबड़े की मैंडिबल होती है और कंधे की इसके फुला होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जड़ दोस्तों, जड़ मानवता, इसको दोस्तों बोलते हैं किडनी बोलते हैं ना, जड़ मानवता दोस्तों या फिर घेंगा रोग दोस्तों किस हार्मोन की कमी से होता है, ये दोस्तों आपके थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसकी कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसकी कमी से होता है। बाकी साथियों यह हार्मोन पूछूं आपसे कहां से, ये सो हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जो कि साथियों मानव शरीर के अंदर आपके सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड आपके, और इसकी कमी से, जो आपके हार्मोन की कमी से क्या होता है, जड़ मानवता या फिर घेंगा रोग जो है इसकी कमी से होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आयोडीन कमी भी आपको ध्यान रखनी है ना। आपातकालीन हार्मोन या फाइट और सो फ्लाइट, लड़ो या भागो हार्मोन जो है किस दोस्तों ग्रंथि से निकलता है आपके, यह साथियों दोस्तों एडिनल ग्रंथि जो है वहां से निकलता है। फाइट एंड फ्लाइट दोस्तों हार्मोन, या फिर इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इमरजेंसी दोस्तों हार्मोन या फिर फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या भागो हार्मोन एडिनल ग्रंथि से निकलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन पूछूं आपसे, ये दोस्तों पूछे आपसे, दोनों पूछूं आपसे, ये दोस्तों फीमेल के अंदर आपके हार्मोन, ठीक है। तो फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और सो मेल पूछूं आपसे, यहां पर साथियों आपके टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सो मेल टेस्टोस्टेरोन होता है, इसी को साथियों एंड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके एंड्रोजन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन आपके मेल के अंदर होता है, इसको एंड्रोजन कहते हैं, ठीक है। वही दोस्तों एस्ट्रोजन पूछूं आपसे, तो प्रोजेस्टेरोन पूछा आपसे, प्रेगनेंसी हार्मोन पूछा आपसे, प्रेगनेंसी हार्मोन किसका, कौन सा आपके, प्रोजेस्टेरोन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, पेलाग्रा दोस्तों रोग के लिए कौन सा विटामिन आपके सो, कौन सा विटामिन जिम्मेदार सो, विटामिन B3 जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है वो आप बताओगे, ठीक है। विटामिन B3 जो है इसका केमिकल नेम क्या है वो आपके लिए सवाल छोड़ दिया। बाकी दोस्तों पेलाग्रा रोग जो है, इसको पेलाग्रा रोग छापना विटामिन B3 की कमी से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड चाहिए, 20 एमिनो एसिड चाहिए प्रोटीन बनाने से, 20 चाहिए, ठीक है। 10 दोस्तों हमारी बॉडी में, 10 दोस्तों हमारी बॉडी में बनते हैं, और 10 दोस्तों हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। 10 बाहर से लेते हैं, कुल हमें 20 चाहिए एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 तो हमारी बॉडी में बनते हैं दोस्तों ना, और 10 हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। कुल 20 चाहिए, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता, अभी मैंने कहा संवेग संरक्षण सिद्धांत,
थर्ड नियम जो न्यूटन का आपके, जिसको एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं, इस पर काम करता है। तीनों एक ही बात है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके, हाँ नियासिन दोस्तों लिखना, आपके विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, वो नियासिन है, ये भी आपको नोट करना, ठीक है। नियासिन है विटामिन B3 का केमिकल नाम, ठीक है। आगे देखिएगा, गेहूं और चावल से किस प्रकार की फसल, आपके गेहूं चावल पूछूं आपसे, अरे दोस्तों याद करो, आपके नाई हूटर बस्ती लिखना, नाई हूटर बस्ती, नाई हूटर बस्ती, ये सवाल निश्चित आएगा एग्जाम से। कृषि आपके लिखा हुआ है, अलग से लिखना, नाई हूटर बस्ती जोश में, नाई हूटर बस्ती जोश में आलू लाया, ठीक है। नाई हूटर बस्ती जोश में आलू लाया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके ना फॉर चना, ठीक है, ई फॉर राई, ठीक है, ई फॉर राई, हूं फॉर गेहूं हो गया, टर फॉर मटर हो गया आपके, और जो फॉर जो हो गया है, सै फॉर सरसों हो गया है, और आलू का मतलब आलू हो गया, ठीक है। तो चना राई गेहूं मटर जौ सरसों आलू, ठीक है। फिर सुन लो, चना राई गेहूं मटर जौ सरसों आलू, ये किस किस हो, ये रबी की फसल होती है। बाकी दोस्तों पूछे आपसे, इनके लिए दोस्तों आपके मावट, दोस्तों मावट जो होती है आपके सो सर्दी में जो बारिश होती है उसको बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, सुनहरी बूंद कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो मावट दोस्तों, मावट किसके लिए, रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ सवाल तो पूछ रहा है सो गेहूं से, गेहूं पूछूं आपसे, गेहूं दोस्तों रबी की फसल आपके। बाकी सो चावल ज्वार बाजरा, चावल ज्वार सो बाजरा कपास जो है, ये किसकी, ये आपकी खरीफ की फसल है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से यहाँ पर, मानव शरीर में विटामिन ए दोस्तों किस अंग में किस अंग में आपके, किस दोस्तों अंग में आपके स्टोर होता है, ठीक है। किस अंग में स्टोर होता है, सवाल से पूछ रहा है आपसे, किस अंग में संचित होता है, ठीक है। किस अंग में संचित दोस्तों होता है आपके, वो लीवर में होता है, लीवर जो है यहाँ पर होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। विटामिन ए लीवर के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, किसी वस्तु के वेग को दोस्तों आधा करने से उसके संवेग में क्या डिफरेंस दोस्तों आएगा, ठीक है। P बराबर होता है mb, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आपके, अगर वेग दोस्तों मैंने आधा कर दिया तो आपके संवेग भी रसगुल्ला आधा हो जाएगा, ठीक है। संवेग भी आधा हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है दोस्तों, संवेग आपके परिवर्तन की दर पूछूं आपसे क्या कहलाती है दोस्तों, आपके महत्वपूर्ण सवाल है। चलो बताओ, कौन बताएगा आप में से, बताओ रसगुल्ला, आप में से कौन दोस्तों बताने वाला है, कमेंट में छापना। आपके संवेग परिवर्तन एग्जाम कौन सी तारीख को दोस्तों, आपका एग्जाम 7 तारीख को दोस्तों, है ना। आपका एग्जाम शुरू कब हो रहा है, 7 तारीख को एग्जाम शुरू हो रहा है ना आपके एग्जाम कौन सी तारीख को शुरू हो रहे हैं रसगुल्ला, 7 तारीख को शुरू हो रहे हैं दोस्तों। 7 तारीख को किस किस का एग्जाम बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार, 7 तारीख को किस किस का एग्जाम है। अरे भाई इसका नाम लिख ले आदित्य का, और इसको भेज देना टीम को, इसका रिफंड करवा दो भाई, काहे को परेशान कर रहे हो बेचारे को, छोरे को। करवा दूंगा भाई रिफंड तेरा, ठीक है आदित्य। और बताओ भाई, संवेग परिवर्तन की जो दर है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। अरे दोस्तों याद करो, देखो संवेग मतलब mb, ठीक है। परिवर्तन की दर मतलब टी का भाग दो इसमें, ठीक है। टी का भाग दो, ठीक है, समय का भाग दो, तो आपकी ये आएगा, ठीक है, m इंटू वी अपॉन टी, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ए, तो ये हो गया एम ए, ठीक है। और इसी होता है फोर्स, अरे फोर्स होता है ना, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, फादर इक्वल टू माँ, तो एफ बराबर एम ए, फोर्स होता है तो बल होता है, ठीक है। लिख लो, घुमा के सवाल पूछ लिया ना तो घूम जाओगे तुम लोग भी। तो कभी सवाल पूछूं आपसे, संवेग परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं ना, बल बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सवाल 130 सवाल से मैंने करा दिया आपको यहाँ पर, 130 सवाल केवल दोस्तों 90 मिनट के अंदर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 250-300 सवाल मैंने पहले करवाए दोस्तों आपको, जो भी एनसीईआरटी के बेस पे थे, एनसीईआरटी आधारित थे, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों एनसीईआरटी के सवाल मैंने आपको करा दिए। तो क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी, जहां पर आपके बिहार पुलिस वाला पेपर बन सकता है साइंस वाला, वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब ध्यान से आपको दोबारा रिवाइजन कर लेना है एक बार जो है, और ढंग से इनको पढ़ लेना है, यहाँ पर साइंस आपका फंस जाएगा, ठीक है।